अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एक सवाल कर रहा था क्लास में और एक दो लाइनें शायद की थी, पता नहीं। स्प्रिंग 14 कर रहा था। मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस। रेंट लिखा था लास्ट। लाइट, फ्लोर एरिया और टोटल था इसका 46, 23, 9, चलो बहुत है, 7। अगला खर्चा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसकी? सिर्फ मशीन की है? नहीं, सारे एसेट्स की होगी। तो एसेट्स की डेप्रिसिएशन किस डिपार्टमेंट से कितनी रिलेटेड है? अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से बेस्ट क्या है? नेट बुक वैल्यू। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही तो डेप्रिशिएट होती है, और क्या बंदे थोड़ी डेप्रिशिएट होते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी अमाउंट के एसेट्स उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए बेस्ट बेस हो जाएगी उनकी नेट बुक वैल्यू। 108 62 25 12। डेप्रिसिएशन को बेस बनाया है बुक वैल्यू से। इसमें कोई एतराज किसी को? आगे रेंट एंड रेट्स। ये जो रेंट के साथ रेट्स लिखा हुआ है ना, ये रेट्स भी प्रॉपर्टी टैक्स टाइप चीज ही होते हैं। तो रेंट के तरह ही इसको भी समझ लें, यानी बिल्डिंग का रेंट। तो बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग का रेंट किस डिपार्टमेंट के लिए कितना? बिल्डिंग का ताल्लुक किस, रेंट का ताल्लुक जगह से ना। तो क्योंकि रेंट तो जगह, बिल्डिंग जगह है पूरी, तो जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा जगह घेरी हुई है उसका ज्यादा रेंट होना चाहिए। तो रेंट को बांट देंगे फ्लोर एरिया पे। 114 57 23 17 17। अच्छा, किसी मासूम इंसान को रेशो ही ना बांटनी आ रही हो अभी तक? शर्मा रहे हैं। आगे वेयर हाउसिंग कॉस्ट। वेयर हाउसिंग कॉस्ट से ऊपर ऊपर जितनी लाइन आइटम्स हैं उनमें सब दोबारा देख लें, और किसी भी लाइन आइटम से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन भी है ना बेटा तो क्लियर करें, क्योंकि ये सारी लिस्ट बजाय से रटा मारे तो उसको समझ के चलें। तो जिसको जरा भी किसी चीज पे कोई एतराज परेशानी है तो वो बताएं। तरीका दोबारा बता देता हूं। जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको डिपार्टमेंट्स में बांटना है। बांटने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जिसका उससे बेस्ट रिलेशन बनता होगा। अच्छा, बाकियों का भी हो सकता होगा रिलेशन, लेकिन हमने बेस्ट रिलेशन यूज करना है। अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा बेसिस इस्तेमाल हो सकती हूं और वो दोनों ही अच्छी हूं तो फिर एग्जामिनर दोनों को ठीक मानता होगा। तो इसलिए हमने जो क्लियरली बेस्ट है उसको लेके चलना होता है। हाँ, वाकई अगर कुछ सख्त मुकाबला होता है, जैसे फिक्स्ड ये जो एसेट्स हैं इनकी नेटबुक वैल्यू भी दी होती, कॉस्ट भी दी होती, तो फिर दोनों बातें सही होती। कॉस्ट यूज कर लें या बुक वैल्यू यूज कर लें तो फिर दोनों को एग्जामिनर ठीक मानता। तो इसलिए इतना सख्त मुकाबला होता नहीं है, क्लियरली पता चल रहा होता है। तो जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं उनमें से किसी भी पे भी आपको अगर कोई थोड़ा सा भी एतराज है तो पूछें। क्योंकि पावर जो है ना वो पंखे लाइटों की बिजली नहीं है, पावर मशीनों की बिजली है। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा मशीनें चलेंगी उतनी ज्यादा पावर वहां कंज्यूम होगी ना, इसलिए मशीन आर्ज लिए थे। और वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा कोई और सवाल? चले, वेयर हाउसिंग कॉस्ट जो है ना ये इतना कुछ ज्यादा ऐसा पॉइंट नहीं है जो बच्चे ने अपनी अकल से कर लेना था। ये मैं ही बता रहा हूं आपको, मैं ही साबित कर रहा हूं, तो आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि सवाल में कुछ तरह की चीजें अजीब सी अगर आ भी जाए तो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ दे इंसान, और क्या फेल थोड़ी हो जाएंगे। नहीं, ये ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट होंगे, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, बहरहाल पॉइंट छोड़ देना, और क्या करेंगे। तो इस तरह के पॉइंट जो है वो स्टूडेंट नहीं अंदाजा लगा पा रहे होते, तो ठीक है, जितने पास्ट में अब तक आ चुके हैं उनको याद कर लें, आगे शायद यही में से कोई आ जाए। वेयर हाउसिंग कॉस्ट समझा, अच्छा बिल्कुल भी रट्टा नहीं है, समझा रहा हूं, लेकिन ये ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट खुद ही पिक कर लेता। वेयर हाउस क्या होता है? स्टोर कह लेते हैं। अगर इस फैक्ट्री में, अच्छा स्टोर में स्टोर क्या करते हैं, क्या रखते हैं स्टोर में? जो
अभी हमने मटेरियल इस्तेमाल करना है, अभी इस्तेमाल नहीं किया, वो रखते होंगे, और रजाइयां, पुराने कपड़े, पेटियां, ये रखते होंगे। बिजनेसेस रखेंगे स्टोर में, या तो वो मटेरियल जो भी यूज करना है, या फिर वो प्रोडक्ट्स जो बन चुके हैं लेकिन उनको भी आगे बेचना है, यानी या तो मटेरियल या फिनिश गुड्स। ये पहले चैप्टर में मैंने बात की थी कि जो फिनिश गुड्स का स्टोर करना है ना, ये फैक्ट्री से बाहर की बात है। ये फिर चूंकि फैक्ट्री तक चीजें बन रही हैं, बस अब फिनिश गुड्स बन गई तो उसका खर्चा फैक्ट्री से बाहर, वो एडमिन सेलिंग एक्सपेंस है। तो फैक्ट्री तक काउंट होता है सिर्फ मटेरियल का स्टोर करना। अगर इस फैक्ट्री में स्टोर अलग से कोई होता तो वो सेपरेट डिपार्टमेंट आ रहा होता, जो कि आगे सवालों में कहीं ना कहीं शायद कोई आ ही जाए। तो अगर सेपरेट स्टोर होता तो फिर उसका एक अलग डिपार्टमेंट आ रहा होता। अगर अलग डिपार्टमेंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि स्टोर तो नहीं है। इस बात को मैं कंटिन्यू करता हूं, एक और मिसाल देता हूं। अगर इन खर्चों के अंदर फूड कॉस्ट एक खर्चा आ रहा होता, कोई खर्चा इधर आ रहा होता फूड कॉस्ट, उसको किस रेशो में बांटते? नंबर ऑफ इंप्लॉइज ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जिस डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उतने खाते होंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे बांटते। लेकिन फिर अलग से कैंटीन डिपार्टमेंट ना आ रहा होता। अगर कैंटीन डिपार्टमेंट है तो फिर कॉलम वो अलग आ रहा होता, फिर वो फूड कॉस्ट नहीं होती। तो बिजनेस के पास अगर स्टोर होता तो यकीनन वो एक अलग कॉलम आ रहा होता, नहीं आ रहा। फिर भी वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, तो स्टोर में करते क्या थे? सामान ही रखते थे ना। तो अब भी हम स्टोर ना सही, हो सकता है हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा मटेरियल वहीं कोने में कहीं रख लेते हो। अगर वेयर हाउसिंग कॉस्ट है तो कुछ ना कुछ हम संभाल तो रहे हैं, और वो मटेरियल ही है। हो सकता है कोई केमिकल लगा के रखना पड़ता, हो सकता है कोई शॉपर चढ़ा के रखना पड़ता हो। तो वो जो केमिकल लगा के या शॉपर चढ़ा के हम रख रहे होंगे मटेरियल, अलग से कोई स्टोर नहीं है। फिर क्यों नहीं है? होता तो अलग कॉलम आ रहा होता, नहीं है तो फिर हर डिपार्टमेंट में ही शायद कहीं कोने में मटेरियल रखते होंगे। तो अब किस डिपार्टमेंट का कितना ज्यादा खर्चा? जितनी ज्यादा जगह है, जितनी ज्यादा जगह है। तो तब कहें अगर जगह का कोई किराया हो, पंखे लाइटों ने जगह घेरनी है, बिल्डिंग का किराया जगह की कीमत है, सफाई जगह की सफाई है, फिर तो फ्लोर एरिया हो। वेयर हाउसिंग कॉस्ट मटेरियल को केमिकल लगा के रख रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, तो इसका इससे ताल्लुक है कि कितनी ज्यादा जगह है उस डिपार्टमेंट में। फिर जितना मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो जिस डिपार्टमेंट में जितना मटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी रेशो में बांटेंगे। अब वो डायरेक्ट मटेरियल की रेशो भी हो सकती है, और आप उसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिला के टोटल मटेरियल भी ले सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में बांट देते हैं। वेयर हाउसिंग कॉस्ट कितनी? 98 बांटे 83 11 4 कुछ भी नहीं। वेयर हाउसिंग कॉस्ट यानी मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा, अगर अलग से स्टोर होता तो फिर उसमें अलग अलग खर्चे भी होते और वो एक अलग डिपार्टमेंट आ रहा होता। अलग डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, तो मटेरियल यहीं कहीं कोने में हर डिपार्टमेंट में रख लेते होंगे। तो जिस डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, फिर उतना ही ज्यादा ये शॉपर और पैकिंग और केमिकल फिर उतना ज्यादा इस्तेमाल होता होगा, इसलिए इसकी रेशो में बांट दिया। अच्छा, इस पॉइंट को मैं जब भी पढ़ाता ना तो एक सवाल अक्सर आ जाता है, तो वो आया नहीं अभी तक है। हाँ, यही है कि आप काबिल बच्चे, आपको आता होगा, उम्मीद तो यही आता ही होगा आपको। ये चीज, ये सवाल, डायरेक्ट मटेरियल तो एफओएच में आना नहीं चाहिए। ये एफओएच नहीं है भाई, फ्लोर एरिया का एफओएच है, मशीन आर्ट का एफओएच है। अगर कोई खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे माना होता तो क्या वो एफओएच होता? एफओएच तो ये है, ये तो हम रेशो के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल यहां लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये एफओएच हो गया, हमने इसको इस्तेमाल किया है, इसकी रेशो में ये खर्चे बांटे, जैसे फ्लोर एरिया की रेशो में बांटे थे, जैसे नेटबुक वैल्यू, क्या फिक्स्ड एसेट की नेटबुक वैल्यू एफओएच है क्या? ये तो हमने सिर्फ उसकी रेशो में बांटा था, तो इसको हम कह रहे हैं कि इसकी रेशो में वो एफओएच बांटे। एफओएच वो है, इनको तो सिर्फ रेशो लिया हुआ ना। सवाल समझ आता ना जवाब समझ आया, कुछ नहीं कहा मैंने। और कोई खर्चा? बस खत्म। अच्छा, अब ये क्या किया कि फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में बांट लिए। यहां तक हो गई प्राइमरी अपोर्शनमेंट। अब अगला काम ये करना है, टोटल कॉलम हमारे काम का नहीं है, बेकार है। इन कॉलम्स को कर लें टोटल। किधर? नहीं, उसको रेंडम दफा करें। 7 5 2 1 3 4 1 4 0 2 6 4। अच्छा, जिन मासूम बच्चों से टोटल नहीं आ रहा, इन चारों का टोटल नहीं करना भाई, उससे पहले भी लाइनें लिखी नहीं है। ये तो मैंने पूरी पिक्चर ही नहीं दिखाई, इसके ऊपर भी था, वो आपने रजिस्टर में लिखा होगा।
कल 2-3 लाइनें तो लिख ली थी ना, वो तो है ही है, उसके बाद ये है, तो सबका टोटल करना है। यहां तक क्या हुआ, फैक्ट्री के सारे खर्चे सारे डिपार्टमेंट्स में बंट गए। अब ये पीडीज में भी आ गए और एसडीज में भी आ गए, लेकिन अगला काम ये करना है कि इसके पास तो अपनी गाड़ी नहीं है, अब हमें सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट करनी है और इस 264 को भी इन्हीं में एडजस्ट करना है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। हेडिंग देनी है दे रहे, नहीं तो कोई मसला नहीं है, टोटल जरूर कर ले। उसके बाद हम कर लेते हैं सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। तो सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट में इस 264 को यहां से खत्म करके इधर लाना है। जहां तक बात है ना ओवरहेड्स को बांटने की, वो तो आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन से खुद ही अंदाजे लगाने, लेकिन इसको कैसे बांटना ये सवाल वाला ही बताएगा, आपको नहीं पता, सवाल वाले ने गाइडेंस देनी है। तो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ, लास्ट पैराग्राफ कहा हुआ है कि जो मेंटेनेंस का सारा काम था वो लोग कर क्या रहे थे। 80% मेहनत उनकी मशीनों की मेंटेनेंस पे थी और 20% सफाई की थी फैक्ट्री की। तो इससे क्या आगे मजीद हिंट मिल गए। इस 264 का जो खर्चा है सारा, इसमें से 80% मेहनत मशीन के लिए। तो अब ये बात जब पता चली कि वो मशीन की मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो अब उसका बाकी डिपार्टमेंट से ताल्लुक किससे बेहतर बनाए, मशीन की मेंटेनेंस का किससे बेहतर ताल्लुक लग रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितनी ज्यादा मेंटेनेंस होगी। ज्यादा मशीन महंगी होगी तो मेंटेनेंस ज्यादा है, या ज्यादा देर मशीन यूज होगी तो मेंटेनेंस ज्यादा है। तो ज्यादा बेहतर मशीन आर्स हैं, तो हम इसका रेशो बताएंगे मशीन आर्स। तो 264 का 80, 211 यहां से वहां करना है ना, तो यहां माइनस और इन कॉलम्स में प्लस, तो 211 को मशीन आर्स की रेशो में बांट देंगे। 188 914। नाइन कैसे आया, 14 कैसे आया। नहीं, क्या असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मशीनें ही नहीं है? मशीनें तो है ना, कैसे पता है? मशीनें हैं तो मशीन आर्स आ रहे हैं ना, तो मशीनें तो तीनों डिपार्टमेंट्स में हैं। वहां बहुत ज्यादा मशीनें, तो इसका नाम ही मशीनिंग डिपार्टमेंट था। फिनिशिंग में और असेंबली में भी थोड़ी बहुत है मशीनें, तभी तो वहां पर 3000 और 2000 मशीन आर्स आ रहे हैं। तो मशीन मेंटेनेंस, इस डिपार्टमेंट का 80% मेहनत जो है वो मशीनों की मेंटेनेंस में लगी है। तो इसलिए इस 211 का बेस्ट रिलेशन मशीन आर्स से बन रहा है। तो हमने इस 211 को मशीन आर्स यानी 40,000, 2000 और 3000 इनकी रेशो में बांटा है, तो वो बन गया इतना। मशीन आर्स की रेशो में बांटा है ना, किसी को समझ भी आ रहा है हो क्या रहा है। मशीन आर्स की रेशो में बांटा है इस 211 को। उसके बाद जो 20% मेहनत है वो किस लिए लगी है, वो बिल्डिंग की सफाई के लिए है। तो बिल्डिंग की सफाई, किसकी सफाई में ज्यादा खर्चा आएगा, जो ज्यादा गंदा करते होंगे जगह को, है जितने ज्यादा लोग उतनी गंद डालते होंगे, जितनी ज्यादा जगह होगी तो जितना ज्यादा फ्लोर एरिया उतनी ज्यादा सफाई पे खर्चा। तो जो उस 264 का 20% है यानी क्लीनिंग से रिलेटेड, उसको बांट देते हैं फ्लोर एरिया पे। 211 80% था, तो 20% हो गया 53। इसको यहां से निकाल के उधर सब लोग इसकी ट्राई करें, कैलकुलेट करें, सारे जरा होश के साथ कैलकुलेट करें। ये तो आपने सोचना है, सोचा 53 को बांटे, सब ट्राई जरूर करें सारे होश के साथ। क्लीनिंग डिपार्टमेंट वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना, यही तो कहा है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग ही मशीनों की मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं। ये लास्ट लाइन पढ़िए ना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ही तो कहा है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनका 80% टाइम मशीनों की मेंटेनेंस का है, 20% टाइम क्लीनिंग का है।
बेस ही चेंज करना। हाँ जी, इधर 31 या 28 28 नहीं, फिर सोच लें, घर से मशवरा कर लें। 28 नहीं है, हैं? 28 नहीं है, हाँ। मशीनिंग डिपार्टमेंट का एरिया 1000 और असेंबली का 400, फिनिशिंग और मेंटेनेंस 300। जब हमने रेंट बांटना था ना या लाइट बांटनी थी तो वो इन चारों में बांटनी थी, और जब चारों में बांटनी थी मतलब इस चारों की रेशो में बांटनी थी तो डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय ये सब। लेकिन अब जब हमने मेंटेनेंस को खाली करना है, यहां से इस 53 को यहां से शिफ्ट करके वहां लाना है, तो अब जब इसको बांटना है तो बस उन तीनों में बांटना है, मेंटेनेंस को दोबारा से मेंटेनेंस में थोड़ी बांट देना है, हम तो खाली कर रहे हैं उसको। तो अब जब हमने ये क्लीनिंग वाला 211 नहीं 53 बांटना है तो बस अब वो इन तीनों में जाना है। जब बांटना ही इन तीनों में है तो डिवाइडेड बाय 1700 से डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई। तो इसके साथ तो सुलेम वाला सलूक तो नहीं हो रहा, काम ही नहीं है इसका, कहां बेचारे ने जाना है, तो काम ही नहीं है इसका। अच्छा वो लेबर आर्ट किधर गए, पैराकोटियर बेचारा किधर गया, मशीन आर्ट बेचारे किधर गए? हाँ तो फिर ये भी किसी काम का नहीं है ना, हम बांट ही इनमें रहे हैं बस। तो इसको जब बांटेंगे तो 53 वहां से निकल गया और यहां आ गया 31 12 9, ये पूरा नहीं हो रहा। चलो ठीक। अच्छा ये जो है ना ये पेपर आपके ना कंप्यूटर मार्क नहीं करता, तो ये जो 2 4 5 इधर उधर होने से कोई मसला नहीं होता, ये कोई फ्रॉड नहीं है। अगर आपने 1 रुपया उधर का इधर कर लिया कोई मसला नहीं है, राउंडिंग ऑफ पे कोई नंबर नहीं कटते। अब जब हमने ये भी बांट लिया तो ये सेकेंडरी अपोर्शनमेंट हो गई, और इसके बाद हमारे सारे के सारे खर्चे पीडीज में सिमट आए हैं। 971 155 164। अब जो हर पीडी में अमाउंट निकल आई है तो ये OAR के न्यूमरेटर आ गए, अब रह गए हर पीडी का डिनोमिनेटर। तो कल ये बात बताई थी कि आपको OAR की बेस के लिए नहीं बताया कि कौन सी बेस रखनी है, तो डायरेक्ट लेबर आर रख लें। पहले वाले का नाम ही चूंकि मशीनिंग है तो उसमें मशीन आर रख लें, लेकिन अगर लेबर आर रख लेंगे ना तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं बता रहा एग्जाम वाला, बताना चाहिए था उसको। तो सबसे ज्यादा मशहूर लेबर आर है, अगर कोई स्टूडेंट इसमें भी लेबर आर रख लेता तो सही होता, गलत नहीं होता। इसी से आगे चल रहा हूं। 971 155 164, ये वही लिखा मैंने इधर। ये OAR का न्यूमरेटर बन गया। अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर, जो कि इसकी कितनी मशीनिंग डिपार्टमेंट के 40,000 मशीन आवर्स, इसके लिए 8,000 लेबर आवर्स, इसके लिए 16,000 लेबर आवर्स। तो OAR का फार्मूला टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बेस, तो OAR निकल आएगा। अच्छा डिवाइड करते हुए ये देख लेना, ये 3 जीरो भी लगने हैं इसमें, ये थाउजेंड हैं, या तो इसके 3 जीरो उड़ा दें, मतलब 971 डिवाइड बाय 40 कर दें बस, 20.27 19.37 10.2। ये था जी OAR जी। वो जो ऊपर था ना वो सिर्फ उसके लिए था, ऊपर ओवरहेड्स के लिए, क्योंकि उसके बाद अदर डाटा अलग हेडिंग आ गई। अब उनमें से देखो कोई आर्स हैं, कोई बंदे हैं, तो वो सारे थोड़ी रुपीज इन थाउजेंड चल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ना बुक वैल्यू के लिए अलग से रुपीज इन थाउजेंड लिख के दिखा दिया। जल्दी जल्दी
गया। अब ये जो OAR निकाला और इस सवाल में सारे डिपार्टमेंट से, मतलब ये एक नॉर्मल ओवरहेड चैप्टर का सवाल है जिसमें आपको खर्चे दिए हैं कॉमन, जो आपने ओवरहेड्स को बांटना है डिपार्टमेंट्स में, उसके बाद सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में एसडीज को पीडीज में बांटना है, OAR का न्यूमरेटर बन जाएगा और बेस से डिवाइड करके OAR निकलेगा। ये एक नॉर्मल सवाल है। इस सवाल में एसडीज कितने थे? एसडी एक ही था। अगर एसडीज एक से ज्यादा होते तो फिर थोड़ा सा मसला आ जाता। अब वो मसले देखते हैं। तो इन मसलों को अंग्रेजी में कह लेते हैं प्रॉब्लम्स। अगर आपको क्वेश्चन में सेकेंडरी अपॉर्चमेंट भी करनी पड़ रही है, जो कि हाँ नॉर्मली करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या क्या मसाइल होते हैं। अच्छा, मैं इसमें बताना ये चाह रहा हूं, अगर आपको ये हेडिंग से काफी लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ 2-4 लाइनें अपने अल्फाज में लिख लेना। मैं बताना यहां ये चाह रहा हूं कि अगर तो एक ही एसडी होता तो जो अभी किया वही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा एसडी हैं तो बांटना तो एक एक करके ही है, एक ही लाइन में तो सारे नहीं बांट जाएंगे। तो फिर मसला ये है कि पहले किस एसडी को बांटें। अगर 3 एसडी होते तो पहले किसको बांटें, ये एक पॉसिबल मसला हो सकता है। ये बताना चाह रहा हूं मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा एसडीज हैं तो सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करते हुए पहले किस एसडी को बांटना है, ये बताने लगा। तो इन मसलों को मैं 3 टाइप्स बांट लेता हूं। एक मसला ये कर लेते हैं कि अगर कोई मसला ही ना हो, यानी एसडीज डू नॉट प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर एसडीज, तो ये कोई मसला ही नहीं है। वो तो मैंने खैर वही मसले कहे थे तो मसला नंबर 1 कह दिया, अदरवाइज ये कोई मसला है नहीं। इस मसले में करना क्या है, मसला ही कोई नहीं तो करना क्या है, लेकिन चलो मसला लिख दिया मैंने। अब इसका मसले में मसला तो है ही नहीं, लेकिन है, चलें करना क्या है। तो इसका मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं, फिर बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप इसमें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी ऐसा नहीं है कि ये क्लीनिंग डिपार्टमेंट है तो वो उधर भी सफाई कर रहे हैं, ये सब पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुराद है इससे कि एसडीज एक दूसरे को आपस में सपोर्ट नहीं दे रहे। अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर सवाल में कोई मसला नहीं है। और आप सवाल करते हुए क्या करें, तो सवाल लिखें है? मेरी बातों से बहुत मुश्किल लग रही है, यानी मैं मुश्किल कर रहा हूं। चलो कोशिश करता हूं, सवाल लिखें। ये लिख लिया, चले सवाल लिखें। टोटल बजटेड ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चमेंट, total budgeted overheads after primary apportionment are as follows। डिपार्टमेंट बताऊंगा और खर्चा बताऊंगा। PD1 8,08,000, PD2 1 million, SD1 2,02,000, SD2 150,000 और SD3 400,000, 4 लाख। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ कि टोटल ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चमेंट ये है? वो जो अभी मैंने सारे एलोकेट करके एक लाइन लगाई थी ना सेकेंडरी से पहले, ये वो फिगर दे दी है, बस अब यहां से आगे चलना है। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स
PD1 12,000 12,000। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स बता रहा हूं, PD1 में 12,000 और PD2 18,000 18,000। PD1 के बताए हैं 12,000 आवर्स और PD2 के 18,000 आवर्स, 12,000 और 18,000। उसके बाद लिखें SDs प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज। SDs प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज, एज फॉलोज। अब एज फॉलोज हैं ये, यानी SD1 PD1 और PD2 को जो सपोर्ट कर रहा है 40% इसको और 60% इसको बांटना है। इसी तरह ये बाकी दोनों भी हैं। अच्छा, ये कैसे पता कि ये है? SDs को बांटना कितना कितना है, सारे के सारे देखें पूरे पूरे इन पीडीज में बांट रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरों को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो फिर ऐसा लिखा होता कि SD3 को बांटना है PD1 में इतना, PD2 में इतना, SD2 में इतना, तो फिर उनमें भी कोई ना कोई रिलेशन बताया होता। तो अब ये सिर्फ पीडीजी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझसे रिक्वायर्ड है OAR फॉर ईच PD, OAR फॉर ईच PD। अब इसमें प्राइमरी अपोर्शनमेंट तो है नहीं, तो टोटल कॉलम की जरूरत नहीं है, लेकिन आदतन बना लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। हर पीडी का OAR निकालना। अब वो सारे ओवरहेड्स नहीं है, वो सब बांट के ऑलरेडी दे दिए हुए हैं अपोर्शनमेंट प्राइमरी करके, तो बस ठीक है, जहां तक पहुंचा दिया उसने पहुंचा दिया, हम वहीं से शुरू कर लेते हैं। ये 8 लाख, 1 मिलियन, 2 लाख, 150 और 4 लाख। क्या नहीं खैर है, वो तो प्राइमरी अपोर्शनमेंट के लिए चाहिए था ना, अब तो इसके लिए खैर है, टोटल नहीं चाहिए। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। पिछले सवाल में एक ही SD था, तो बस उस SD को यहां लिख के वहां नेगेटिव और बाकियों में बांट दिया था। अब मसला क्या है, 3 SD हैं, तो एक ये मसला है कि पहले किसको करना है। ये चीज है जो मैं यहां बताना चाह रहा था। मसला ये है कि एक से ज्यादा SDs हैं, तो पहले किसको बांटना है। अगर तो SDs आपस में सपोर्ट एक दूसरे को नहीं कर रहे ना, तो फिर कोई मसला नहीं है, जिसको मर्जी पहले बांटे। तो जिसको मर्जी पहले बांटे, किसको पहले बांटे, जिसको मर्जी। SD1 बांट लेते हैं। SD1 को बांटना है तो ये हम बता देते हैं जी, हम 40-60 बांटने लगे, और SD1 बांटना है मतलब यहां से 2 लाख खाली कर लेंगे और इधर आ जाएगा 80,000 और 120 आ जाएगा। SD2 को बांट लेते हैं, इसको बांटना है 80-20, तो SD2 150 यहां से खाली हो जाएगा और PD1 120 आ जाएगा और PD2 30 आ जाएगा। और फिर SD3 को खाली कर लेते हैं 50-50, तो SD3 से 4 लाख निकाल देते हैं और आधा आधा PD1 और PD2 में आ जाएगा। तो ये मैंने बात ये बतानी शुरू की थी कि अगर सवाल में एक से ज्यादा SDs हैं तो क्या क्या मसले हो सकते हैं। मसला ये आएगा कि पहले किस SD को बांटना है, तो उस सूरत में मैंने फिर 3 आगे टाइप्स बनाई हैं, जिनमें से पहली ये लिखी है कि SDs एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अगर ऐसा है तो फिर मसला ही कोई नहीं है, फिर जिसको मर्जी पहले बांट दें। तो वो मैंने SD1 SD2 SD3 बांट दिए एक करके, और बस सेकेंडरी अपोर्शनमेंट हो गई और ये बन गया 12 लाख 1350। और अब हमने इनको OAR के लिए लेबर आर पे बांटना है, जो कि इसके हैं 12,000 और इसके हैं 18,000। तो OAR बन गया है 100 रुपए। 75। तो इस मसले का हल अगर आप कुछ लिखना चाहें अपने अल्फाज में तो ये लिख लें कि इसका हल ये है कि जो मर्जी पहले बांटे। किस मसले का हल, कि SDs एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर कोई इशू नहीं है, जिसको मर्जी पहले बांट लें।
तीसरा मसला एक बड़ा मसला, वो कल मंडे यानी मंडे। दूसरा मसला छोटा सा मसला है। ये सवाल नोटेड। दूसरा मसला है, क्या हुआ? कुछ सवाल पूछा? करें करें करें। SD1 पीडीज को तो सपोर्ट कर रहा है, इनफैक्ट सारे ही पीडीज को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन SD2 पीडी को भी सपोर्ट कर रहा है, SD1 को भी सपोर्ट कर रहा है और SD3 को भी सपोर्ट कर रहा है, और SD3 पीडीज को तो सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन ये SD1 को भी सपोर्ट कर रहा है। SD1 इससे भी सपोर्ट ले रहा है, SD3 से भी सपोर्ट ले रहा है, उनको सपोर्ट दे रहा है, ये मतलब है मेरा वन वे। SD2 इसको सपोर्ट कर रहा है, इसे ले भी रहा है, नहीं, ये मतलब है वन वे का। पीडीज को तो सपोर्ट करना ही है सबने ना, वरना SD का क्या फायदा है? सब एसडीज ने पीडीज को तो सपोर्ट करना ही है, लेकिन दूसरे एसडीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वन वे का मतलब है कि एक एसडी दूसरे एसडी को सपोर्ट कर रहा है, उससे वापस सपोर्ट ले नहीं रहा है। अच्छा, सपोर्ट लेने से क्या मुराद है? मतलब एसडी जो 2 है वो सर्विसेज इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, लेकिन SD1 सिर्फ पीडी को सर्विसेज दे रहा है। तो ये मुराद है मेरी वन वे से। वन वे वाला मतलब नहीं, एसडीज जो है वो पीडीज की सपोर्ट के लिए होते हैं, मतलब उनको तो करना ही है सपोर्ट। हाँ, प्रोडक्शन को वो तो सारी तीर जा रहे हैं ना पर यार, नहीं 3 बहुत है। अच्छा, इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि अगर पहले SD1 को खाली किया, अगर पहले SD1 को खाली किया, हो गया खाली, फिर जब SD2 को खाली करेंगे तो कुछ हिस्सा SD1 में फिर आ जाएगा, वो फिर खाली करना पड़ेगा, फिर SD3 को खाली करेंगे, SD1 में फिर आ जाएगा। तो इस तरह से ना लाइनों का रश थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो मसला तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बदतमीजी लगेगी। तो तमीज ये है कि पहले किसको बांटें कि ये मैस ना बचे। तो पहले उसको बांटेंगे जो ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, SD2, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस मसले का हल ये है कि पहले उसको बांट लें जो ज्यादा सर्विसेज दे रहा है। तो लिखें सवाल। इस मसले के लिए भी सवाल लिखें। सेम सवाल है, सब सेम, एक्सेप्ट एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज। इस मसले का सवाल लिखवा रहा हूं। सेम डाटा इज प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सेप्ट एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज। अब वो एज फॉलोज ये है,
लेंगे। अब सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा है? अब सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे ज्यादा सर्विस चूंकि SD2 बांट रहा है तो पहले SD2 को बांटना पड़ेगा। SD2 कितना कितना बांटना है? 50, 20, 15, 15। तो SD2 में 150 निकाल के बाकी सारी जगह बांट देते हैं। 75, 30, 22,500 और 22,500। फिर किसका नंबर? SD3 का। इसको बांट लेते हैं 40, 40, 20। अच्छा, SD3 में है कितना जिसको खाली करना है? 4,22,000। ये भी साथ आ गया ना, तो 4,22,500 निकालेंगे अब। 169 169,000 84,500। और अब SD1 को, और SD1 को बांटना है 40, 60। और SD1 में कितना जमा हो गया जिसको बांटना है? ये सारा 307। ये यहां से निकलेगा 122 800 और 184,200। बस ये फसला। तो ये बन गया 116,6,800 और 138,3,200 और OAR हो जाएगा 97। तीसरा मसला इंशाअल्लाह मंडे को। ठीक है, ये अल्लाह हाफिज़।